नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात एक बार फिर से बिहार में सियासी उथापथल की या फिर कहें कि उबाल की। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है बिहार में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी। यात्रा बिहार में चुनावी ऐलान से पहले महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन से क्या निकला, कोई शक्ति दिखी या नहीं दिखी। क्या एसआईआर जो कि वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा उसके साथ जुड़ा, बिहार में महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा रहा, क्योंकि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरने का काम कर रहे। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एटम बम से हाइड्रोजन बम तक की अपनी यात्रा सफर की और कहा कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए हम तैयार हैं, बीजेपी भी तैयारी कर ले। लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे बड़ी अदालत से वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी या कह सकते हैं कि झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी दल इलेक्शन कमीशन को अपना जो जवाब है वो जरूर दें। कुल मिलाकर सवाल यह है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी का जो दांव था वो सटीक पड़ेगा या उल्टा पड़ जाएगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। महागठबंधन ने दिखाया दम, राहुल लाए हाइड्रोजन बम। राहुल ने किया बड़ा ऐलान, वोट चोरी पर कब तक घमासान। 16 दिन 23 जिले 1300 किलोमीटर, बिहार में हाई सियासी टेम्परेचर। एसआईआर की लड़ाई हाइड्रोजन बम पर आई। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। सियासी गलियारों में वोट चोरी का शोर मचाने वाले राहुल गांधी बिहार में वापसी के लिए हर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने माहौल बनाने की तो भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश का परिणाम क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में अब राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या है? बम में वाकई सियासी भूचाल लाने का दम है या माहौल बनाने का नया हथियार है? क्या है ये तो राहुल गांधी को छोड़ कोई नहीं जानता। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा बन गया है और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तेजस्वी यादव अब की बार मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं। भले ही महागठबंधन की ओर से ऐलान न किया गया हो, लेकिन तेजस्वी यादव खुद को सीएम का फेस बता रहे हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। राहुल तेजस्वी दोनों ही बिहार की सियासत में हसीन सपने देख रहे हों, लेकिन वोट चोरी के सियासी स्ट्रोक पर सुप्रीम कोर्ट की चोट पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट मामले पर आदेश देते हुए कहा कि सियासी दल इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना में खत्म हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को खूब ललकारा,
लेकिन सवाल ये कि राहुल की यात्रा मंगलमय होगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो जो एसआईआर की लड़ाई थी वो हाइड्रोजन बम पर आकर खत्म हुई है, लेकिन सवाल बहुत सारे छोड़ते हुए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। उससे पहले हमारी सहयोगी कनिका इस वक्त पटना से जुड़ी है। पटना सीधे हम रुख करेंगे और कनिका हमें वहां की असल तस्वीर दिखाएंगी। कनिका, जो तस्वीर अब तक हमने देखी, एक यात्रा चली, लंबी यात्रा चली और पड़ाव कई थे, उसमें कई दावे भी हुए, लेकिन खुद जब आप वहां पर मौजूद हैं तो क्या वाकई एक हाइड्रोजन बम वाली कोई तस्वीर है जो कि राहुल गांधी उकेर रहे हैं? क्या एटम बम जो फूटा उसका वो असर हो पाया? इस यात्रा के बाद वो तस्वीर उतनी ही ज्यादा और आक्रामक हो पाई है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से की, उसकी समापन जो है आज पटना में किया गया। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पदयात्रा के जरिए जो है इस यात्रा का समापन किया। लेकिन मुद्दा वही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी और एसआईआर पे केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तमाम आंकड़ों के साथ उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाए और उसके बाद जो है अब बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है वोटर अधिकार यात्रा निकालने की कोशिश भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात इस यात्रा में क्या रही? इस यात्रा में अलग अलग तस्वीरें आई। अगर हम सासाराम की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, कटिहार पूर्णिया की बात करें, वहां होती हुई यात्रा जो है लगभग 1300 किलोमीटर से आगे बढ़ते हुए पटना पहुंची और आज यात्रा का समापन हुआ, जिसमें कई बड़े चेहरे जो है इंडिया गठबंधन के शामिल हुए। राहुल गांधी को लगता है और महागठबंधन को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे वो केवल बिहार की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत भी गरमा सकते हैं और उसमें अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी जिस मुद्दे के साथ चल रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग ने अपनी ओर से वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार जो है जवाब भी दिए हैं। हाल में ही चुनाव आयोग ने कहा है कि जिस तरह के दावे राहुल गांधी कर रहे हैं या विपक्ष के सांसद या नेता कर रहे हैं, वो दावे बिल्कुल विपरीत है। एसआईआर जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो उन लोगों के लिए किया गया जिनके डबल वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो लोग मृतक घोषित हो चुके हैं उनके आईडी बने हुए हैं। इन तमाम एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए और वोटर लिस्ट को एक कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, इसीलिए एसआईआर किया गया। लेकिन बिल्कुल विपक्ष को लगता है कि वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा जो है इस बार उनके लिए एक सियासी जो है पकड़ मजबूत करने का एक पैतरा बन सकता है। हालांकि आज अगर हम पटना की बात करें तो गांधी मैदान में राहुल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन और पूरा गठबंधन जो है वो मौजूद था। लेकिन लगातार राहुल गांधी जनता के बीच में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा को जन समर्थन तो मिला है, लेकिन सवाल वही है कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे, जो लोग इस यात्रा में जुड़े हैं क्या वही लोग राहुल गांधी को वोट देंगे? क्योंकि बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी दिलचस्प बात होती है जाति समीकरण को साधना। अभी तक इंडिया गठबंधन के पास जो जाति बड़ी बात कनिका आपने बड़ी बात कही है कि यात्रा में समर्थन भी मिला, अच्छी तस्वीर भी दिखी, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? कनिका, एक सवाल यहां पर जरूरी है जिस चीज का आप भी जिक्र कर रही थी कि जो एक सभी को साथ लेकर फाइनल तस्वीर साझा करने की कोशिश की गई राहुल गांधी की, क्या बिहार के अंदर भी वो एकजुटता है? क्योंकि वहां पर अंदर खाने जो लड़ाई है, तेजस्वी को आपने सुना, डुप्लीकेट वर्सेस ओरिजिनल, वो एक लड़ाई अलग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा बहुत तेज है कि क्या बात बन पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लालू का दांव कांग्रेस को आज भी याद है। कांग्रेस की खुद की भी रणनीति है कि अपने आप को प्रमुख रखे, अपने आप को आगे रखे, बड़े भाई की भूमिका में दिखाए। क्या ये सारी समन्वय बन चुके हैं? देखिए, दो चीजें इस यात्रा में हमें समझनी होगी, दर्शकों को बतानी होगी। एक वो जिसमें महागठबंधन के बीच में जो अनमन है, जो मतभेद है, उसको दूर करने की कोशिश राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए की। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक ये कोशिश की कि तमाम गठबंधन के जो अलग अलग कार्यकर्ता है, अलग अलग नेता है, जो अक्सर हमें एक मंच पे एक साथ जगह नहीं दिखते, उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने की कोशिश की गई। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का जो काडर बिहार में कमजोर हो चुका है, जो कार्यकर्ता
ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, उनको बूस्ट करने की इस यात्रा में कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कब तक वो आरजेडी के सहारे अपनी सियासत करती रहेगी, इसीलिए इस यात्रा के जरिए अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को होगा, उसके बाद महागठबंधन को होगा। मुझे लगता है कि आमतौर पे मतभेद राहुल तेजस्वी के बीच में नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर पार्टी के बीच में होते हैं, स्थानीय नेताओं के बीच में होते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरी यात्रा में अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया है, तमाम बाकी लोगों ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताया। अखिलेश यादव ने समर्थन में कहा कि मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। उसके पीछे की रणनीति ये है, राहुल गांधी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी उतनी ही ताकत के साथ चुनाव लड़िए जितनी ताकत से आरजेडी या तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है वो इस यात्रा में देखने को मिली है। हालांकि देखिए, सबसे आसान भाषा में जो समझाने की वाली बात है वो ये है, इस यात्रा के जरिए एक तो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम यादव के अलावा जो तमाम जातियां हैं जो आरजेडी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, उन जातियों को साधने की कोशिश भी इस यात्रा में की गई। वहां अगर हम बात करें तो वीआईपी जो की पार्टी है और लेफ्ट की पार्टी है, उनके तमाम नेता जो है इस यात्रा में रहे, तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश जो है एकजुटता दिखाने की कोशिश होना और एकजुटता दिखना, दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है, देखने वाले का नजरिया चाहिए। कनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे यात्रा को हम देखें, जैसा आपने भी बताया कि कितना दिन गुजरा और 16 दिन के बाद कितने 100 किलोमीटर की यात्रा थी, कौन कौन से वो इलाके थे जिनको ऊपर से चयनित किया गया था, और चयनित करने के बाद तमाम नेताओं को वहां पर उतारा गया। महिलाओं का फैक्टर बड़ा फैक्टर है, प्रियंका गांधी की एंट्री कराई गई। ओवरऑल जब ये पटना वापस पहुंचे तो क्या वो सारे जो रोडमैप तैयार करके गए थे फुलफिल कर पाए? वो उम्मीदें कमोबेश 100% नहीं, लेकिन वो आंकड़ा आसपास कहीं दिखाई दिया? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे इस यात्रा को हमने बहुत नज़दीकी से कवर किया है, शुरुआत हो या आखिरी हो, हर पहलू को मैंने खुद कवर किया है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो साफ है कि इस यात्रा में जन समर्थन राहुल गांधी को अच्छे लेवल पे मिला है। ये कहना गलत होगा कि लोग नहीं आए या भीड़ नहीं आई। इस यात्रा के जरिए यात्रा में तमाम लोग जुड़े और लोगों के मन में ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने पहुंचाने की कोशिश की। बिहार में एक नया नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की बातें की गई। आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि अभी तक उन्होंने एटम बम रिलीज किया है, अब वो हाइड्रोजन बम करेंगे। यानी कि राहुल गांधी का एक सिंपल सी बात समझिए, राहुल गांधी किसी मुद्दे को चुन लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है क्या मुद्दा उठाया था, और पूरा विपक्ष राहुल गांधी की स्पीच के सामने आगे बढ़ गया था और संविधान खतरे में है क्या मुद्दे के साथ जो है चुनाव में उतरा था। अब राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका फायदा बिहार में नहीं, बंगाल में भी होगा, केरल में भी होगा, और आने वाले राज्यों में, चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे वो अन्य राज्यों के चुनाव की बात करें, राहुल को और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको लगता है कि बड़ा मुद्दा है, उस बड़े मुद्दे के आधार पर ही या उसके सहारे पर ही उनका बड़ा दावा है कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी इसका इंतजार करे। हालांकि कनिका ने वहां पर तेज प्रताप से भी बात की और वो तमाम पार्टियों से, तमाम नेताओं से इधर अपने कुछ बयान से कई बार बम फोड़ चुके हैं, उनके निगाह में क्या राजनीति थी, कनिका ने वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब जो राहुल का दावा है, महागठबंधन का दावा, वो दावा कितना बड़ा होगा और कितना धरातल पर दिखाई देगा, इसके लिए इंतजार करने का पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना से सीधी तस्वीर और सीधी वार्ता हम कर रहे थे, मेरे सहयोगी कनिका वहां पर मौजूद है। उनका कहना है कि भीड़ तो थी, अच्छा खासा लोगों का सहयोग मिला, लेकिन वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, इस सवाल अभी भी बाकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजन कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। डॉक्टर श्याम है, आरजेडी स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर श्याम आपका। और संजीव कौशिक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। संजीव जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, एटम बम से अब हाइड्रोजन बम, यहां तक की यात्रा है, क्या वाकई उस तस्वीर को हम देख पा रहे हैं आपके नजरिए से? अगर हम समझें कि बिहार से अब महागठबंधन पूरे देश को एक संदेश देने जा रहा है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। अतुल जी, राहुल गांधी जिस बात को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसमें उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो हरियाणा चुनाव से लेकर के महाराष्ट्र चुनाव होते हुए दिल्ली चुनाव से बिहार तक की यात्रा उनकी पहुंची है, और हर जगह पे उन्होंने वोट चोरी मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने सिलसिलेवार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए, और इलेक्शन कमीशन का फर्ज ये बनता था कि एलओपी जब कोई आरोप लगाता है तो उसको बाकायदा वो बुलाए और उसे संतुष्ट करने का प्रयास करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन के कंधे पे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान
जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात कही है कि सबसे बड़ा मुद्दा इसमें अविश्वास का मुद्दा है। ये फर्ज बनता है कि आप ये तय कीजिए और लोगों को संतुष्ट कीजिए, और कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। उस समय भी इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद रख रहे थे, और इलेक्शन कमीशन तो शेरो शायरी में जिस तरह से वो चट्टान के जैसे खड़े हैं वाली बात भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मूल बात यह है कि बिहार में जिस तरह से SIR का मुद्दा लेकर के राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे थे, वोट बचाओ यात्रा कर रहे थे, आज एक और मुहर लगी है उसमें। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, एक सफलता पहले मिली थी आधार को लेकर के, और दूसरी सफलता यह मिली थी कि जो तय सीमा जाहिर की गई थी 1 सितंबर तक आपकी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, उसको आगे बढ़ाया गया है। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के उन गलतियों को धीरे धीरे ही सही क्रमवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुधारने का प्रयास कर रही है और लोगों पे भरोसा पैदा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के भरोसे कब तक लोकतंत्र चलता रहेगा। लोकतंत्र चलता है लोक नीति से, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से और शर्म से चलता है। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल इसको त्याग दे तो जाहिर सी बात है कि ये स्थितियां पैदा होनी है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल है ना, जिसको आप बड़ी जीत मान रहे हैं, वो बड़ी जीत तो मुझे लगता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी मिल पाएगा, क्योंकि सबकी यहाँ पर कोशिश यही है, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, कि हम चुनाव में जाएं और फिर जनता तय करे, उसी को हम जीत या हार मानेंगे। लेकिन उसके पहले की जो लड़ाई है, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि आपको चुनाव आयोग का जवाब देना पड़ेगा। वहां जब उस बात का जिक्र होगा तो यह पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी जीत हुई। एक तरफ जब हमने यात्रा की शुरुआत से पहले की तस्वीर और बातें सुनी और देखा, तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, तेजस्वी इस बात का जिक्र करते थे। अब कम से कम चुनाव बहिष्कार तो कोई नहीं करेगा, चुनाव लड़ने के लिए सब तैयार है। बात SIR की है, और कुछ अगर इफ बट है तो उसको आपको दुरुस्त करना है। अब लगता है आपको चुनाव आयोग वाकई उस बात को मानेगा जिस पर अभी तक राहुल गांधी अड़े हैं, या बात खत्म हो गई? नहीं, चुनाव आयोग को मानना ही पड़ेगा। लगातार आप देख रहे हैं कि उन सारे आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे खारिज कर रहा है और चुनाव आयोग को सीधे सही रास्ते पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी थी आज की चुनाव आयोग के ऊपर, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन में अपने कहा कि एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी था कि जितने लोगों के नाम जोड़ने की याचिकाएं दी गई कि हमारे नाम छूट गए, उससे ज्यादा काटने की कि हमारे काट दिए गए उसकी याचिकाएं आई। तो निश्चित तौर पे ये सब तमाम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर विपक्षी पार्टियों को इतनी चिंता है कि हम इतने मतदाताओं के नाम छूट गए, जो जीवित हैं उन्हें मृत बता दिया गया, तो सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोगों के जहन में ये बात थी कि जिन लोगों के नाम काटे गए वो हमारे लोग नहीं थे। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर यह बात कहते चले आए कि आपको बिलबिलाहट या तब इसलिए हो रही है चूंकि आपको पता है कि ये वोट जो कट रहे हैं वो आपके हिस्से का वोट कट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं। बीजेपी के इस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरज पांडे साहब। धीरज जी, आपने सुना जो बात एक राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, संजीव कौशिक, उनका कहना है कि बड़ी जीत है, ना सिर्फ यात्रा सफल है बल्कि बड़ी जीत है। जीत पूरे बिहार में है, जीत सुप्रीम कोर्ट तक है, क्योंकि जो मांग उठा रहे थे राहुल गांधी कमोबेश वो मानी जा रही है, या फिर जो उनकी तरफ से दावा था वो दावा एटम बम से हाइड्रोजन बम तक पहुंच गया है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? जी, सभी को नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शक और सभी मीडिया पैनलिस्ट को नमस्कार। अभी मैं सुन रहा था, हमारे एनालिस्ट ने बहुत सारी बातें कही। सबसे पहले तो SIR को लेके जो ये एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया रही, संवैधानिक रही और संविधान की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप ये हुई और संविधान के दायरे में हुई। सबसे पहली बात, ये हार जीत का विषय नहीं। अब रही बात राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव का जो रोड शो था बिहार का जी, ये इसके लिए मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं कि चिरागों का, मेरी आवाज आ रही है? आ रही धीरज भाई बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि चिरागों का घराना चल रहा है और हवा से दोस्ताना चल रहा है। ये वो लोग हैं जो जमीन पे कभी रहते नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उसको ये एक अपने काम को नैरेटिव बना के ये चुनाव में आ जाए। तो हमेशा हमारी जो जनता है, जो हमारे मतदाता हैं, उनको हमेशा दिग्भ्रमित और प्रतिभ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव से बनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रति हाथ में लेके घूमते थे और कहते थे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा। संविधान किसने बदला इमरजेंसी के समय में, ये दुनिया जान चुकी है, सब लोग इसको जानते हैं, जग जाहिर हो चुका है। रही बात इस यात्रा की बात, तो मैं यही कहूंगा कि ये यात्रा जो थी, यात्रा एक रोड शो का तरीका था। राहुल गांधी जी भी और तेजस्वी यादव जी भी जब 14 से 16 दिनों में बिहार के 24 जिलों को इन्होंने कवर किया, लगभग 50 से ज्यादा यात्राएं की,
तो इन्होंने भी ये कहीं ना कहीं अंतर्मन में स्वीकार कर लिया है कि भैया बिहार में काम तो बहुत हुआ, हम 24 जिले घूम आए, 16 दिन में घूम आए, मतलब अगर एक दिन को ले तो एक दिन में 1.5 जिले कवर करते हैं। मैं खुद बिहार से हूं, मैं इसमें 1-2 प्रवक्ताओं को देख रहा हूं और एनालिस्ट भी जो है हमारे बिहार से। बिहार का अमूमन एक जिला जो है 60 से 70 किलोमीटर लंबा है। अगर हम एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हैं तो इतनी लंबाई है, मैं ऑन एवरेज बता रहा हूं। अगर एक दिन की बात हम कहें तो ये पहले उस जमाने में जो तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में ये हो ही नहीं सकता था। मैं खुद भी 40-50 किलोमीटर दूर, पटना से गांव है मेरा, 4-4 घंटे लग जाते थे, आज घंटे भर में पहुंच जाते हैं। तो इस घूमने के दौरान उनको एक चीज तो समझ में आई कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे तो चुनाव इनसे लड़ नहीं सकते, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे इनके सामने कहीं फिट नहीं होते हैं, तो क्या नैरेटिव बनाया कि भैया चोर गद्दी छोड़। अब ये बताइए, चोर और वो कहते तक जब तक बूथ लूटा जाता था तब तक इनकी सरकार थी, और जब से बूथ लूटना बंद हो गया देखिए इनकी सरकार कहां चली गई। वोट परसेंटेज बढ़ने लगा, जब जनता को अपने मताधिकार का असली, उनको मालूम है कि हमारी इस उंगली में कितनी शक्ति है, हमारे मत में कितनी शक्ति है, तो ये सत्ता से बाहर हो गए, ये बेदखल कर दिए गए लोग। 2005, 2010 93% का स्ट्राइक। नहीं, यात्रा उनकी सफल रही कि नहीं? आप तो क्रेडिट ले रहे हैं, क्या आपके विकास के द्वारा जो बड़ी सड़कें हैं उसकी वजह से उन्होंने कई जिले एक दिन में यात्रा मैं बता रहा हूं, यात्रा सफल रही कि नहीं? देखा है क्या हुआ, यात्रा पूरी तरह से विफल रही। जब इनकी हताशा और बौखलाहट देखिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम ये करने लगे, ये उन लोगों को उतारने लगे जिन्होंने बिहार के डीएनए को खराब कहा, ये उन लोगों को उतारने लगे जो सब पे दाग है, कहीं ना कहीं हर आदमी पे किसी ना किसी चोरी का। हाइड्रोजन बम से डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। डर क्यों लगेगा? ये सेना जब बम फेंकती है और पाकिस्तान को मार के आते हैं तो ये सवाल पूछने वाले लोग और हमें बम से डराने का प्रयास करते हैं, जिनके बम से हमारे विपक्षी, हमारे पड़ोसी मुल्क डरे हुए। ठीक है, डॉक्टर श्याम से जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद में जाऊंगा वरिष्ठ पत्रकार के पास। रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्याम, आरजेडी की अपनी लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट बनाम ओरिजिनल, और जो यात्रा है उस यात्रा का क्रेडिट राहुल को मिल रहा है। आरजेडी इस वक्त क्या कश्मकश में है कि उनके हाइड्रोजन बम के साथ जाए या फिर अपने डुप्लीकेट और ओरिजिनल सीएम के बीच में रहे? देखिए, इसमें मुझे लगता है किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। आप लोग, हम लोग की स्थिति एनडीए की तरह बिल्कुल मत समझिए। जो एनडीए का जो सिर्फ फुटबॉल बिहार की राजनीति में है वो आप जानते हैं। 2020 से और 25 के बीच का अगर बयान इन लोगों के नेताओं का निकाल दीजिए तो मतलब नैतिक राजनीति में थोड़ी भी शुचिता और नैतिकता के साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी कुर्सी चूंकि इन लोग का सबसे बड़ा मतलब कि मिशन मोमेंट है, कुर्सी और सत्ता के आगे नहीं सोचते, तो ये तो मसला इनकी बात है। जहां तक रही महागठबंधन की बात, कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हम जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जो यात्रा देखी है, ये रैली देखी है, ये आम बिहार की मजलूम जनता की भागीदारी है। जो एसआईआर के मसले पर एक लाइन ये लोग खड़े नहीं हुए जनता के साथ। आप बताइए, ये सब प्रवक्ता हमारे मित्र साथी बने हुए हैं निर्वाचन आयोग का, जो भाजपा के और जेडीयू के एक मकान में 947 लोग की लिस्ट निकल रही है, ये आप जानते हैं। वो सवाल हम सड़क पर उठाते हैं, माननीय अदालत में उठाते हैं, माननीय अदालत हमारे पक्ष में लगातार टेक ऑन कर रही है, लगातार मतलब एक पॉइंट कह रही है। आप इस बात को जानते हैं कि हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। चलिए 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए, आपको जो मानना है, खासकर भाजपा के और जदयू के लोग, लेकिन एडीआर भी तो इस कवायद में है, कोशिश में है। एडीआर तो हमारे देश में जो राजनीतिक और चुनाव सुधार की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, बिल्कुल वो न्यूट्रल है। एक बात यहाँ और क्लियर कर दूं, भाजपा के हमारे साथी जो प्रवक्ता है कि आप 90 से 2005 तक हमारी सरकार रही और आपको उस समय टीएन शेषन साहब जो है चुनाव आयोग के मतलब कमिश्नर थे, और आप जानते हैं कि 95 का अगर आप डेटा निकाल लेते तो ये आप ऐतिहासिक मैंडेट मिला था। तो किस मुगालते में रहते? बिहार की जनता सामाजिक न्याय को पसंद करती है, राजनीतिक पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है, और हम लोग की सामाजिक न्याय पर बड़ी लंबी कवायद है, कोशिश और संघर्ष जानते हैं। तो एसआईआर को जो अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई है, अब सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं रह गई है। जो जुल्म सितम सह रही है जनता पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से केंद्र सरकार की नीतियों से, बिहार में 20 सरकार की डबल इंजन की फेल्ड सरकार है, उससे हम निजात दिलाने वाले हैं, बिहार बदलने वाले, नया बिहार बनाएंगे।
हमारे नेता अच्छी बात है, ये दावा करने का आपको बिल्कुल अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक परिणाम ना जाए तब तक सभी पार्टियों को या उससे जुड़े हुए लोगों को अधिकार है कि वो दावा करे। लेकिन अब एक पत्रकार के नजरिए से इसको हम समझें, जो बात रंजन जी इन्होंने कहा है, डॉक्टर श्याम ने, क्या वाकई एक बदले हुए और बदलते बिहार को हम देखेंगे चुनाव के बाद, या फिर बिहार की सूरत नहीं बदल रही है, इस यात्रा से उसका कोई लाभ नहीं होगा, या यात्रा को हम किसी के मुगालते के तौर पर देखें कि वो खुश हो या फिर उससे थोड़ा सा डरे? क्योंकि हाइड्रोजन बम से डराने की बात बड़ी बुनियादी आपको लगती है क्या? मुद्दा एसआईआर था, मुद्दा वो होगा जो कि बिहार से जुड़ा हुआ होगा। यात्रा और भी पार्टियां करेंगी, हो सकता है कि उसका असर हो या ना हो, लेकिन इस यात्रा को आप कितना सफल मानते हैं? वो चाहे राहुल के नजरिए से, कांग्रेस के नजरिए से या इंडिया गठबंधन के नजरिए से। बीजेपी खारिज कर रही है, लेकिन खारिज करने के पीछे क्या उनके पास कोई आधार है? देखिए तो हम लगातार बिहार में ही मैं हूँ अभी, और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लखीसराय में हूँ, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है। हम बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको भी हमने कवर किया है, उसको भी देखा है। यात्रा में जो लोग पहुंचे उनसे भी बात की है। देखिए, ये तो सही है कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है बिल्कुल काफी भीड़ आपको नजर आएगी। लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सेल्फी लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, तो यात्रा तो सफल है। इतनी जबरदस्त भीड़ बिहार में कांग्रेस के किसी यात्रा में मतलब 20-25 साल में लोगों ने नहीं देखा हुआ। बिल्कुल। लेकिन दूसरा मुद्दा है कि क्या यह भीड़ एसआईआर को मुद्दे पे राहुल के साथ में है? इसमें मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर ये यात्रा चल रही है, वो मुद्दा जब तक राहुल गांधी वहां होते हैं, लोग चिल्लाते हैं वोट चोर गद्दी चोर, उनके जाने के बाद लोगों से अगर बात कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब तेजस्वी इनके साथ मंच पे थे तो तेजस्वी ने इनको इशारा किया, जो कि ऑडियो भी आया, कि आप बेरोजगारी पे बोलिए, महंगाई बोलिए, कानून व्यवस्था बोलिए, क्योंकि मुद्दा वही है। और आप देखिएगा कि कांग्रेस को और गठबंधन को भी, महागठबंधन को कुछ दिनों के बाद में एसआईआर से हटकर फिर उस बुनियादी मुद्दे पर आना पड़ेगा, जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का है। और एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि वो इशू ज्यादा पब्लिक को कनेक्ट कर रहा था। एसआईआर का है, चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ियां इस बार भी है, इससे पहले भी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी मतदाता गलत नहीं होना चाहिए इसको, लेकिन वो चिपक नहीं रहा है। क्योंकि अब जब किसी से बात करते हो तो वो खुद बताता है कि मेरे 2 जगह नाम थे, एक जगह नाम हमारे कट गया। ये जो एक उदाहरण के तौर पे जो लोग लाते हैं कि ये इनका मुर्दा में डाल दिया गया लेकिन ये जिंदा है, ये संख्या है, ऐसी संख्या पहले भी मिलती थी। हो सकता है इस बार 10-25 ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप सोचिए कि 65 लाख 66 लाख लोगों का अगर नाम सही में कट गया होता, और ऐसा तो नहीं है सब अपना नाम चेक कर रहे हैं या किसी चेक करवा रहे हैं, मान लीजिए उसमें गरीब लोग ज्यादा हैं, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, 1-2 लाख ही लोग बाहर निकल जाते। ये संख्या कुछ 100 में है, 1000 में है, 10,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एडीआर की टीम भी यहाँ पे घूम रही है, योगेंद्र यादव भी पूरा जोर लगाए हुए, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं लोगों को। जब मैं बार्सलीगंज नवादा के पास विधानसभा है, वहां मैं रुका था एक चाय की दुकान पे, राहुल गांधी का काफिला आने वाला था यात्रा का, तो मैंने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पे कि एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर में 6 लोग थे, 4 लोगों के नाम कट गए। उनके इतना कहने के बाद जो लोग वहां इकट्ठा थे वो भी राहुल गांधी का इंतजार करते थे। उन्होंने तुरंत सवाल किया, तुम्हारा नाम कब कट गया? बीएलओ को फोन लगाया गया, बीएलओ को बुलाया गया, मेरे पास वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब बुलाया गया तो मालूम चला कि नहीं, उनके चारों के नाम है, उनकी बूथ संख्या बदल गई है, उनके भी 2 वोट थे। एक में पिता का नाम पूरा था, जैसे मान लीजिए कि राजकुमार सिंह था, एक में आरके सिंह था, ऐसे बदला हुआ था। तो एसआईआर बड़ा इशू बिल्कुल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल है। चलिए, अच्छी बात है। रंजन जी, आपने जो बताया कि जब आप लोग भी वहां पर जमीन पर जा रहे हैं तो वहां पर मुद्दा कौन सा है, कौन से मुद्दे वाकई काम करेंगे या कारगर होंगे, इसका एक आकलन आप लोगों ने भी किया है। इसमें कोई शक नहीं कि यात्रा सफल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि एसआईआर का जो मुद्दा था उसमें क्या चुनाव आयोग की तरफ से खामियां हैं, वो खामियां कैसे दूर होंगी। वो मामला कोर्ट तक पहुंचा है एक पार्टी या कुछ पार्टियों के जरिए, तो उसमें खामियों पर काम हो ये बेहतर है। लेकिन जमीन का मुद्दा क्या है? जो बात कौशिक साहब आपने पहले कही कि इस बड़ी यात्रा को हम और सफल बना सकते हैं, मान सकते हैं, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिस बात का दावा बीजेपी कर रही है, जो बात आप लोग कर रहे हैं दावे के तौर पर,
कांग्रेस के लिए इससे इतर एक और चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि बिहार में वो अपने आप को स्टैब्लिश इतने सालों के बाद वो कैसे कर पाए। यात्रा के तौर पर तो राहुल गांधी ने कर दिया, उनको साथ मिला तेजस्वी का, लेकिन जब प्रदेश के अंदर सीटों की बात होती है, प्रदेश के अंदर नेतृत्व की बात होती है, तो कुछ खटास बीजेपी के अंदर भी दिखती है। ऐसा नहीं कि वो पार्टी छूटी हुई है, तो वो यहां गठबंधन में भी शायद अभी नहीं बाद में दिख सकता है। ये डर है। क्या इस डर से आप लोग निकल पाए हैं? क्या इस यात्रा से एक बड़ा मैसेज देने के लिए आप तैयार हो चुके हैं? देखिए अतुल जी, गठबंधन की राजनीति में निश्चित तौर पे सारे लोगों की इच्छा होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और ज्यादा से ज्यादा जगहों पे हम फाइट करें। लेकिन जब गठबंधन के नेता आपस में एक जगह बैठते हैं, समन्वय बनाते हैं, तो वहां फिर संख्याओं की बात नहीं होती है। वो सीट जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करते हैं और उसके आधार पर वो फैसला भी करते हैं। क्योंकि लड़ना महत्वपूर्ण नहीं होता। ये तमाम तरह के, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, निश्चित तौर पर जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, अंदर खाने इस तरह की बातें चलती रहती है। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता भी नहीं है। तमाम लोग चाहते भी है कि हमें टिकट मिले, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल पाता। तो ठीक उसी तरह से वजन के हिसाब से, अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को आप अलग अलग खानों में बांटने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस गठबंधन को मजबूत करने के बजाय आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तमाम जब दोनों मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे यदि चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहने में कोई शिकायत नहीं है कि यदि तेजस्वी ने कह दिया, मैंने इसीलिए कौशिक साहब, मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट आप है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कोई अगर ये बात कहता है या गठबंधन के बीच में दरार डालने के लिए कोई बात कहता है, इसके पीछे कोई आधार होता है या हाइपोथेटिकल ये बात है? क्योंकि एक अच्छी यात्रा, लंबी यात्रा, दो नेताओं ने संदेश के तौर पर उस यात्रा को सफल बनाने की और समापन तक ले जाने की पूरी भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बारे में यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का विचार रखते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? वो रखेंगे, ऐसा ही विचार रखेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके सामने वो एक दूसरे के आमने सामने है, वो तो निश्चित तौर पे वो यही बात करेंगे। ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के भीतर जितने घमासान की बात की जा रही है, कहीं एक बार पलट के कोई देखे तो सही भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भीतर किस तरह से घमासान मचा हुआ है, किस तरह से नीतीश कुमार हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से पार्टी के सीटों के बंटवारे से लेकर के और तमाम अभी तक, अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो फूट की आशंकाएं, वो तमाम तरह की बातें, नीतीश कुमार को हाशिए पर डालना, नीतीश कुमार क्या सचमुच में हाशिए पे जाएंगे, तो वो सारी चीजें, एक पार्टी का धड़ा उसी में, जो एनडीए का एक धड़ा है वो मजबूती से अलग लड़ने की बात कर रहा हो, या फिर वो उसकी रणनीति अलग हो, तो वो तमाम तरह की, इससे ज्यादा घमासान तो एनडीए में मचा हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा होती नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर के, इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इस प्रयास का रिजल्ट क्या आने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अमूमन हम देखते हैं कि नेताओं के भीड़, सभाओं में जितनी भीड़ इकट्ठी होती है, उसके हिसाब से यदि वोटिंग होना शुरू हो जाए तो फिर अनुमान उसी के आधार पर लगा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन जो रंजन, बिल्कुल सही कहा आपने, कहा कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से, उस दौर में भी हमने देखा कि क्या दावा होता था और किस कॉन्फिडेंस के साथ वो दावा किया जाता था कि परिणाम बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन जो बात यहां पर रंजन जी ने कही है एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, क्या ये आकलन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एसआईआर चर्चा में बड़ा हो सकता है, मीडिया के लिए और मीडिया के अंदर बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, जमीन पर वो शायद उतना प्रभावी नहीं है, या अगर होगा भी तो उसका परसेंटेज उस तुलना में नहीं है जिस तुलना में कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस के नेता मानकर बैठे हैं। बिल्कुल पूर्णतः सहमति रखते हैं हम रंजन जी के इन बातों से, क्योंकि बिहार का चुनाव उस मुद्दों पे होने जा रहा है, क्योंकि 20 सालों से एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की पार्टी लगातार सत्ता में है, परीक्षा उन्हें देना है, उन्हें ये बताना है कि 20 सालों में हमने कौन से काम किए हैं और कौन से काम छूट गए हैं जिसके वजह से दोबारा हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं। क्या लोगों से जो वादे किए गए थे कि बिजली, सड़क और पानी, निश्चित तौर पे ये बड़ा मुद्दा था जिस पे सुधार दिया गया है, लेकिन क्या इसी मुद्दे के आधार पर बिहार में पुनः उनको वोट मिलने जा रहा है? लोग ये नहीं पूछेंगे कि चीनी मिलों को आपने कितने बंद चीनी मिलों को आपने चालू कर दिया, लोग ये नहीं पूछेंगे कि पलायन के मामले में आपने कितनी फैक्ट्रियां नहीं लगा दी। आज भी बिहार के लोग बाहर जाते हैं और शर्मिंदगी झेलते हैं, ऐसा क्यों? बिहार में आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? क्या बेहतर यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सकते थे? क्या बेहतर हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? तो वो तमाम तरह के एक हफ्ते में दर्जनों से ज्यादा पुल लड़खड़ा के गिर जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार की बात नहीं होनी चाहिए? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर निश्चित तौर पर बिहार के विपक्ष की जनता, बताइए धीरज जी जवाब देंगे। जो आकलन एक वरिष्ठ पत्रकार का है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का है, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि आप इस बात से खुश हों कि एसआईआर बड़ा मुद्दा नहीं बना और सुप्रीम कोर्ट से अभी शायद आपको उतनी पार्टी के तौर पर कोई
बड़ी फटकार नहीं लगी है, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश जो मिला उसमें चुनाव आयोग जवाब देता और देता रहेगा। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको अंदरूनी लड़ाई से भी लड़ना है। वहां पर आपकी लड़ाई जदयू के साथ भी है, ऐसा दावा कांग्रेस और महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपको जवाब देना पड़ेगा। जदयू को बड़ी भूमिका में आप दिखाकर क्या लगता है कि सत्ता में फिर से वापस आ जाएंगे, या जमीनी मुद्दे आपके लिए और पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे? जी, एनडीए में सब कुछ अच्छा है, सभी स्वस्थ हैं और हमारा गठबंधन बहुत ही एनर्जी के साथ काम कर रहा है और एक दूसरे को साथ और सहयोग में लेके काम कर रहा है। लेकिन हम अभी सुन रहे थे, हमारे एक एनालिस्ट जो विजय सिन्हा जी की विधानसभा में है, वो कह रहे थे कि वहां कांग्रेस और आरजेडी में ही आपसी घमासान है कि यात्रा मेरी की यात्रा तुम्हारी, फुटेज मेरा की फुटेज तुम्हारी। मैंने बीच बीच में देखा कि हमेशा इसी बात की मारामारी रहती है इसमें। दूसरी बात कि एक हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि 1995 में हमको इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला। वोटर आई कार्ड तब तक नहीं था। वोटर आई कार्ड आया जब सिस्टमेटिक 90 के दशक के खत्म होते होते जब वोटर आई कार्ड से वोटिंग आने लगी, फिर कांग्रेस क्यों चली गई, बिहार में आरजेडी की सरकार आनी क्यों बंद हो गई, इन सब का भी जवाब आपको देना चाहिए। तब बूथ लूटे जाते थे। बीबीसी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिसमें हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि आप तो वहां जीतते हैं जहां आपका प्रभाव है, वहां कैसे जीत जाते हैं जहां आपका प्रभाव नहीं है? तो उसमें वो कहते हैं कि आंख मुदा इला डिब्बा गायब, ये उनका स्टेटमेंट था। तो जब ऐसे ऐसे हमारे मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट है जो अपनी बातें खुद साक्ष्य करते हैं, तो हमको उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आज कई ऐसे पत्रकारों के, वरिष्ठ पत्रकारों के फुटेज आए कि वो जा रहे हैं, जो टेंट हाउस वाले और श्रमिकों से पूछ रहे हैं कि आप तो नहीं सब वोट देंगे, मतलब लोकल लैंग्वेज में कि आप देंगे, तो बोले कि ना ना हम सब तो पिकनिक मनाने आए हैं, हम सब देखने आए हैं इस भीड़ को, वोट तो हम लोग देंगे एनडीए को, उसने काम किया है, हमको ये मिला, वो तमाम हमारी जो भी अचीवमेंट्स है उसको गिनाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे दर्जनों जो है फुटेज है, वो फुटेज हमारे नहीं है, इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों के हैं। उसमें से कुछ पत्रकारों को ये माना जाता है कि वो हमारे विरोधी भी हैं, जिनको एक आधार पे हम रखते हैं, तो उन पत्रकारों के भी हैं उसमें। हमने बहुत वरिष्ठ ऐसे कई पत्रकारों के देखे और आप सबने लगभग देखे होंगे। तो देखिए, एनडीए में सब कुछ स्वस्थ है, बहुत एनर्जी है। नहीं, स्वस्थ तो है, एनडीए में स्वस्थ है, लेकिन कौन स्वस्थ नहीं है इसको मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी। आप समझ गए होंगे कि बार बार क्यों डुप्लीकेट और ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम मुस्कुरा रहे थे, स्वस्थ हैं। अब हाइड्रोजन बम के साथ स्वस्थ कौन है, नहीं है स्वस्थ है, इस पर भी चर्चा हो रही है। तेजस्वी जी कितने स्वस्थ हैं कि वो कहते हैं कि पत्रकार का जो सूत्र है सब मूत्र है। तो मैं तो तेजस्वी जी को कहना चाहूंगा, सबका अपना अपना नजरिया है। डॉक्टर श्याम से समझ लेते हैं कि आरजेडी खुद कितनी स्वस्थ है। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक मिनट। कि पत्रकार जो है सूत्र से सब पता कर लेता है और डॉक्टर जो है मूत्र से सब पता कर लेता है। तो जब जांच होने लगेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम बताएंगे भाई, तो यात्रा थी, लंबी यात्रा थी, सफलतम यात्रा, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है खुद आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी को प्रदेश में अपनी भूमिका बड़ी करनी है, बड़ी रखनी है। क्योंकि कांग्रेस अगर वहां पर कुछ कर पाई, नहीं कर पाए, तो कहेंगे हम तो 20 साल से नहीं थे, इस बार भी नहीं रहेंगे। लेकिन आरजेडी को आना है, हर हार में रहना है। अब हाइड्रोजन बम वाला दावा तेजस्वी ने तो नहीं किया, उस यात्रा का और उस यात्रा की क्रेडिट को अगर हम देखें तो सीधे राहुल गांधी को मिल जाएगी अगर यात्रा बहुत सफलतम रहती है वोट के तौर पर। लेकिन आरजेडी की भूमिका क्या रहेगी? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है डॉक्टर श्याम। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए एक बार डॉक्टर श्याम। ओके, जस्ट 10 सेकंड दीजिए। हाँ, बोलिए। यात्रा सफल रही है, वोटर अधिकार यात्रा सफल रही है और इस यात्रा का बड़ा एक राजनीतिक संदेश गया है। जो जनता के बुनियादी सवाल रहे हैं, एसआईआर का बड़ा मसला रहा है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है उभर के आने वाली है। आप देखिए इस बात को कि जो खेला है, इसके सबसे जो पार्ट रही है बीजेपी, जिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ गई है वो लगभग समाप्त हो गई है। अब इस चुनाव 25 के चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या भविष्य होगा वो समय तय करेगा। और आप जानते हैं, एक बात यहाँ जरूर भाजपा के प्रवक्ता साथी को बता दूं कि आप लोग थोड़ा इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखा कीजिए कि
वोटर आईडी कार्ड उस समय बन गया था नंबर 1 पॉइंट। 2020 में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, किसी मुगालते में मत रहिए मेरे भाई। जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल को अपने दिल में संजो के रखती है। बिहार की माननीय जनता उस समय 12,000 वोट के जो खेला हुआ है आप जानते हैं। मैं बताऊं एक बात को खोल के, ठीक बात नहीं होगी, इसलिए 2020 में सरकार हमारी बननी थी, तो 25 में जो हो रही है, इसलिए आप जो बात को आपके नेता वही बोलते हैं, कार्यकर्ता यही बोलते हैं, आपको नया बोलने के लिए कुछ है नहीं। कोई 2005 का वही मैनिफेस्टो आपका है जो अभी का है। बिहार का 3 जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, उस पर आपने कुछ किया नहीं है। भ्रष्टाचार इतना है कि पुल बनते ही गिर जाती है। शराबबंदी में जो माफियाओं की पकड़ है सियासी, एक लाइन आप बोलते नहीं है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही ये बिहार में आप जानते हैं, तो इनके पास कोई नैतिक साहस नहीं सत्ता में रहने का। मैं आपको बता दूं, ये बिहार ये जो रैली देखिए कि रैला था कि बिहार की एक जनता सड़कों पर थी, क्यों थी? उनके हक और हकूक का मान सम्मान जो नहीं दिए जा रहे हैं। ये वोटर अधिकार का मसला है, कई मसले इसमें उभर के सामने भी आने हैं। आप वक्त का इंतजार कीजिए। और जनता दल यूनाइटेड है, भाजपा और लोजपा का क्या होगा तो थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए आप। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, कोई भ्रम की स्थिति इधर नहीं है। एनडीए की तरफ बिल्कुल हमको ना समझा जाए। वहां जो इनका जो सीट स्टडी का दबाव रहता है आप जानते हैं। अभी केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी कुछ दिन बिहार में चुनाव लड़ने गए थे ना, कुछ ही दिन तो आप लोग डिबेट चलवाए थे, हम लोग आए थे, आप लोगों ने बुलाया था, क्या हुआ उसका? तो एक जो हिट एंड रन एंड ट्रायल का जो रहता है, जो किसी तरह से सीट शेयरिंग का दबाव का मसला है, आप समझिए कि पॉलिटिकल जो खेला है, राजनीतिक खेला, उसका हिस्सा है। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं, इनको शासन सत्ता कुर्सी से मतलब है। ये बात आपको समझना चाहिए। हम लोग का मिशन बहुत बड़ा है। नहीं बिल्कुल आगे पे खड़ा उतरना चाहते हैं, बिहार की जनता के साथ है। माननीय अदालत हमारी बात को सुन रही है, सड़कों पर हम है, तो हम न्याय दिलाएंगे। बचाने की बात है, बिहार की जनता को बदला हुआ बिहार मिलेगा। और आप देखिएगा माननीय नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बाकी कुछ होना हो, लेकिन सबको मतलब तो कुर्सी से ही है। चाहे वो जो सत्ता में बैठा है उसको कुर्सी बचानी है, जो सत्ता में नहीं है उसको कुर्सी पे आना है। हाँ ठीक है, बाबा साहब के सिपाही है, बाबा साहब के सिपाही है। बाबा साहब के संविधान से बिहार को चलाएंगे, इन लोगों के कुर्सी को सामने रख के नहीं चलाएंगे। जो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो यात्रा हमारी बड़ी मकसद आप जानते हैं। 90 से आज तक आप देखिए जनता राष्ट्रीय जनता दल मजबूत रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय है माननीय लालू प्रसाद यादव, आज भी उतना ही एक्टिव है जितना पहले थे। आप देखिए गरीब, उन्होंने रथ चलवाने का काम किया। इन्होंने कौन सा रथ चलवाया बताइए तो, देखिए तो कौन सा ट्रेन चलाया, उसका दाम तो सुनिए, उनका किराया तो सुनिए। वंदे भारत, उसकी कितनी कीमत है, ट्रेन की भाड़ा कितनी है। गरीब रथ में तो सब लोग चलते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग मजलूम की बुलंद आवाज हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। ये खेला से बचे, ये बड़ा ये समझे इस देश के संविधान को और राजनीति के तकाजे को। ठीक बात है। धीरज जी कुछ कह रहे हैं आप डॉक्टर रंजन की बात पर? जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास के पन्नों में थोड़ा झांकिए। अरे भाई, इतिहास का पन्ना तो यही कहता कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं खुल के कि हमने लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाए, आज आप गलबहियां करके घूम रहे हैं। ये भी इतिहास की घटना है। और रही बात, आप वोटर आई कार्ड की बात कहते हैं, तो 95 तक 20% मतदान भी वोटर आई कार्ड से नहीं होता था। 96 के बाद ये होने लगा। 2001 2002 तक आते आते इसकी संख्या कुल 80-90% हुई। तो इतिहास में आप झांकिए ना। रही बात, आप कहते हैं तो 2010 में क्या हुआ था, 93% स्ट्राइक रेट, 223 सीटें एनडीए ने जीती। आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की क्षमता नहीं थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने आपसे कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहा तो संविधान और जो सदन है उसकी गरिमा नहीं रहेगी, तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए बुलाएगा। आप ये सब बातें करते हैं, आज कहते हैं ठीक बात है, लेकिन इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं सबको। हाँ, या कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन हो, टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, टिकट बच नहीं रहे हैं। ये तो खैर नजरिया है। आपने नाम रख दिया गरीब रथ, आपने नाम रख दिया वंदे भारत, तो कौन चल रहा नहीं चल रहा है, अपने अपने हिसाब से पार्टियां बांट लेंगी, बाकी चलने वाले चल रहे हैं। सच्चाई यही है। ठीक है, उन मुद्दों पर नहीं जाते हैं। वापस एक बार फिर से रंजन जी के पास जा रहा हूं। रंजन जी, कमोबेश आपका भी आकलन वही था और पार्टी स्तर पर भी मैं महसूस कर रहा हूं कि वही चीज मजबूती के साथ वो पार्टियां भी रणनीति में शामिल करके चल रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना रही है यात्रा के जरिए पूरे देश के हिसाब से,
लेकिन अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तेजस्वी ने पकड़ा था कि जो बुनियादी मुद्दे हो सकते हैं जिसके इर्द गिर्द उनकी पार्टी लगातार लड़ती रही है, क्योंकि उनको समझ में आता है, उनको पता है, या पार्टी के जो हेड है, उनके जो बैकबोन है, या कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से हैं, उन्होंने बताया होगा कि आपको इसके इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति बनानी है। वहीं बेरोजगारी, वहीं सारे मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ आपको एज मिल जाएगी। क्या रणनीतिक तौर पर आरजेडी उसके लिए यात्रा ज्यादा सफल होगी या कांग्रेस के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से, जैसा वो दावा कर रहे हैं? देखिए, ये यात्रा तो बिल्कुल राहुल गांधी की यात्रा थी। राहुल गांधी फ्रंट पे थे, तेजस्वी उनके पीछे थे, बाकी बाहर के भी नेता लोग आए थे, लेकिन ये पूरी यात्रा कांग्रेस की थी, राहुल गांधी की यात्रा थी। तेजस्वी इसमें पीछे थे। इसमें अलग बात है कि बिहार में जो गठबंधन होगा उसमें आरजेडी बड़ी भूमिका में होगी, कांग्रेस दूसरे नंबर में होगी। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि बिहार में एक परिवर्तन और बाकी राज्यों में भी है, लेकिन यहाँ भी दिख रहा है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज, इन दोनों में काफी उछाल आया था। ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव को भी पता है कि राहुल गांधी को मुसलमानों के में जो एक स्वीकार्यता हुई है उसका फायदा आरजेडी को भी हुआ, क्योंकि एक पक्ष इस बार जो इनका जनस्वराज है प्रशांत किशोर का, उस पर हम लोग शायद आपने कभी चर्चा की होगी। जनस्वराज एक फैक्टर है। अभी लखीसराय में मैं जहाँ पर हूँ वहां पे बीजेपी दफ्तर चले जाइए, आरजेडी दफ्तर चले जाइए, कांग्रेस दफ्तर चले जाइए, आपको उतनी भीड़ नहीं नजर आएगी जितना जनस्वराज की आपको लगेगा। कितना वोट में आते हैं पता नहीं, लेकिन आपके 30-40 गाड़ियां लगी हुई है, 100-200 युवा वहां पे खड़े आपको दिख जाएंगे। तो जनस्वराज का एक जलवा है। नहीं, मैं आपको इसमें रोक कर इस सवाल को लूंगा, क्योंकि जनस्वराज से हमारे पास अभी कोई प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन चूंकि आपने उनका जिक्र किया, भाई यात्रा इंडिया गठबंधन की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग एक यात्रा चल रही बिहार में, वो कितना बड़ा फैक्टर आपको दिखाई देता है? क्योंकि अगर वो एज लेते हैं तो बीजेपी को या एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि दोनों अभी मानकर बैठे हैं कि अगर उनकी भूमिका बड़ी होती है तो फायदा इधर होगा या उधर होगा। देखिए, बहुत कुछ टिकट के बंटवारों से भी होगा। अभी जब तक राहुल गांधी बिहार में थे एक चर्चा में महागठबंधन था यहाँ पे, लेकिन अब यात्रा खत्म हो गई है, चुनाव में भी थोड़ा वक्त है। इसको इस टेम्पो को कितना बढ़ा के रख पाती है महागठबंधन, ये इनके लोकल नेता जो बिहार पे है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बिहार स्तर पे कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। इनके पास लीडर अच्छे नहीं है, लीडर है तो कार्यकर्ता नहीं है। वो राहुल गांधी के नाम पे भले इतने लोग जमा हो गए थे, उनके सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ढांचा कांग्रेस का नहीं है तो उसको वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ये कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसके लिए उनको आरजेडी के ही सहारे रहना पड़ेगा। ठीक है, संजय कौशिक, फाइनल कमेंट की तरफ ही जाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में अगर हम आकलन करें पार्टियों का, तो नेता का हो सकता है व्यक्तिगत कद बड़ा हो सकता है, या पहले से उस पार्टी के नेता का कद बड़ा है राजनीतिक तौर पर, लेकिन बड़ी भूमिका कौन निभाएगा, ये इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। दूसरी तरफ एनडीए को फिर से सत्ता में वापस आना है, लाना है, ये एनडीए के शीर्ष नेताओं के लिए चुनौती होगी। आने वाले दिनों में जब अब यहां चुनावी समर शुरू हो जाएगा, बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के आएंगे, तो क्या वाकई एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा प्रभावी होगा? गद्दी छोड़ने के लिए जो दावा किया गया कि वोट चोरी की गई है, वो मुद्दा भी दिखाई देगा आपको, या फिर जमीनी मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव दिख रहा है आपको? अतुल जी, एसआईआर भी एक मुद्दा रहेगा महत्वपूर्ण मुद्दों में से, लेकिन मैं मानता हूं कि चूंकि बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। विपक्षी से कौन सवाल पूछने जाएगा? क्यों पूछेगा भला? कौन सी जवाबदेही उसके ऊपर है? कौन सी जिम्मेदारी उसके ऊपर है? विपक्षी तो लगातार सत्ता में बैठे रहने वाले लोगों से ये सवाल पूछेगी, और जनता भी यही पूछेगी ना कि 20 सालों से आपने क्या किया और क्या नहीं किया। क्यों आप 20 साल के बाद भी आप हमसे वक्त मांग रहे हैं? 20 सालों में ऐसा कौन सा काम आप नहीं किए और क्यों नहीं किए? और दूसरी बात, यदि जन स्वराज भूमिका बेहतर होती है, मजबूत होती है, तो जन स्वराज भी विपक्षी पार्टियों की सीट पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला है, क्योंकि जो सत्ता में है लोगों का गुस्सा उसके अगेंस्ट में है और उसको वो भुनाने का प्रयास करेगी। तो इसलिए ये कहना कि इसका विपक्षी पार्टियों पर, राजद पर, कांग्रेस पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन आंशिक तौर पर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा उनका टारगेट सत्ता में बैठे हुए लोग और उन सारे राजनीतिक जो विफलताएं हैं या फिर सामाजिक विफलताएं हैं जिसको लेकर के लगातार वो घूमने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
उस जगह पे जहां सबसे ज्यादा सवाल किए जाएंगे, सबसे ज्यादा परीक्षा आपको देना है, सारे सवालों का जवाब देना है, वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है नहीं, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी कोशिश यही है कि वो उन सारे सवालों को इन्हें के लोगों के सामने में रखें जो सवाल उनके जेहन में है। निश्चित तौर पे ये मुश्किल घड़ी सत्ता में बैठे रहने वाले लोगों के लिए विपक्ष की चीज नहीं है। नहीं, बात से आपके मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन उस दौर में जब विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर जैसा मामला है, वोट चोरी जैसा 2014 से काम हो रहा है, उस वक्त में विपक्ष को चिंता करने की वाकई आवश्यकता है, क्योंकि वो चिंता नहीं करेंगे तो फिर से हो सकता है कुछ वैसा ही हो जाए। ऐसी आशंका उनके द्वारा ही लोगों के मन में पैदा की जाती है। तो सत्ता में बैठने वालों की तो चिंता है ही कि वापसी करेंगे नहीं करेंगे, विपक्ष मजबूत होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर चिंता बुद्धिजीवियों में भी है, विपक्ष में भी है। यह अपने आप में बड़ा मुद्दा है। कौशिक साहब, बहरहाल धीरज जी, फाइनल कमेंट आपका होगा। जो यहां पर सारी चर्चाएं हैं वो एसआईआर के इर्द गिर्द थी और हाइड्रोजन बम आखिरी में आ गया, लेकिन उस बम के फूटने से सबसे ज्यादा नुकसान पूरी जनता का नहीं होगा, वो उस जनता का होगा जो कि आपके समर्थक है या सत्ता में बैठे लोगों का होगा, क्योंकि बम फूटता है तो वहां की पूरी जीविका खत्म होती है, लेकिन यहां जो बम फूटेगा उससे सत्ता पक्ष खत्म होगा, ऐसा दावा हो रहा। जी, ये सत्ता पक्ष बहुत मजबूत है। हमने बहुत काम किया है। बिहार जो एक खाई में जा चुका था लालू प्रसाद यादव के शासन के बाद, वहां से निकाल के 20 सालों में हमने लगभग सभी मेजरमेंट्स बहुत अच्छा किया है। और रही बात बम फूटने की बात, तो बिहार जो है सेना में सबसे ज्यादा है। तो जो लोग सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, बिहार हमेशा उनको जवाब देने को तैयार है। बिहार ने ये ठाना है कि एनडीए को फिर से लाना है। अंत में मैं फिर से वही शायरी कहना चाहूंगा कि चिरागों का घराना चल रहा है। ये दोनों चिराग जो हैं, ये तेजस्वी और राहुल और इनके साथ जो भी हैं, सभी चिराग ही हैं और हवाओं से दोस्ताना चल रहा है। ये हवाओं से दोस्ती करने में है कि भैया हमको बुझाओ मत, हम ऑलरेडी फड़फड़ा रहे हैं, बुझे हुए हैं। तो हवाओं ने भी ये ठान लिया है कि बिहार में आएगी सिर्फ एनडीए। हवाओं ने ठाना है कि एनडीए को ही लाना है। कि चिरागों का घराना चलता रहे, इससे कोई हमको असर नहीं पड़ने वाला। हमने डिलीवर किया है और इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, इन्होंने सिर्फ बहाने बनाए हैं और हम हमेशा डिलीवर करने वाले लोग हैं। एसआईआर पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया रही, संवैधानिक रही, संविधान के दायरे में हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिए हमने सबका पालन किया। और इनके जो बीएलएज हैं, जिनसे बार बार आपत्ति दर्ज करने की बात की गई, आप आपत्ति उठा के देख लीजिए कि कितनी इनकी आपत्ति है। इन्होंने झूठ के सारे पसीदे पढ़े, सारे बहाने बनाए। इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा कई सारे हॉस्टल हैं जहां बच्चे रहते हैं, वहां से कई सारे वोटर आई कार्ड बनते हैं। ये सारी चीजें हुई, उनको बहाना बनाने का प्रयास किया। कई सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया के जो लोग हैं जिन्होंने इनके बातों में आके गलत पोस्ट कर दिया था, उन्होंने माफीनामा भी मांगा। तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, जनता सब कुछ देख रही है। उनके लिए इनकी रैली जो है पिकनिक की तरह रही, उन्होंने पिकनिक की तरह एंजॉय किया। जो इस अब ये दावा आपका हो सकता है, आकलन आपका हो सकता है कि उनकी जो यात्रा थी वो पिकनिक यात्रा थी। एक मिनट, इस यात्रा में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो यही आई कि नेता कौन, राहुल की तेजस्वी। ये लड़ाई इनकी आपस की है। हमारे लिए हमारा काम बोल रहा है, जन जन देख रहा है। एनडीए फिर एक बार बताए भाई। डॉक्टर श्याम, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, वो आखिरी में इसी मुद्दे पर ले आए, पूरी यात्रा को उन्होंने निचोड़ दिया इस आकलन पर कि नेता कौन, यहां पर नेता कौन जैसा है या फिर सत्ता में कौन, यह सवाल होना चाहिए। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर श्याम, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। सर, बिहार के जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है, महागठबंधन में कोई भ्रम नहीं है, कांग्रेस में कोई भ्रम नहीं है। तेजस्वी यादव साहब के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा। इनके 20 साल के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाएंगे और विकास के सभी मानक पर बिहार खड़ा उतरेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं, विश्वास तो सारी पार्टियां दिला रही है ना। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि हमारा आकलन भी विश्वास योग्य है। हम लोग जब चर्चा करते हैं तो विश्वास के साथ ही करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि उस विश्वास में जनता की भूमिका क्या है, क्योंकि एक हिडन वर्ग होता है जो कि अपनी सारी बातें सिर्फ लोगों तक पहुंचाता नहीं है बल्कि उनके सुनता भी और अपने मन में रखता है। और आखिरी में जब वोट में तब्दील होता है ना, तभी झटका लगता है या तो सत्ता पक्ष को या विपक्ष को। यह होता है चुनावी नतीजा। रंजन साहब, फाइनल कमेंट आपका, क्या किसी भ्रम में कोई पार्टी आ सकती है या बिहार का चुनाव चौंकाएगा? नहीं, देखिए
भ्रम की स्थिति में तो किसी को नहीं रहना चाहिए। दोनों गठबंधन जो है उनको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। 2020 का परिणाम सबके सामने में है। कुछ हजार वोट का अंतर था दोनों तरफ में। पिछली बार भी कुछ फोर्सेस थे, चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, इस बार जनसुराज वो भूमिका में है। तो दोनों को ताकत लगानी पड़ेगी। एक चीज है कि पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव सीन में नहीं थे, इस बार लालू प्रसाद यादव फ्रंट पे इधर से है। उसका फायदा नुकसान दोनों महागठबंधन को हो सकता है। दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। लड़ाई कांटे की है। बिहार का चुनाव मजेदार होने वाला है। देखिए, यही बात संजीव जी भी कह रहे थे और ये बात रंजन जी भी कह रहे हैं कि जो लड़ाई होगी वो आप आकलन ऐसे मत करिए कि यात्रा सफल है या असफल है। उस यात्रा को आप देखिए, उस यात्रा में सफलता असफलता हो सकती है, लेकिन मुद्दों को स्टैब्लिश करने में नेता कारगर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बिहार का परिणाम आएगा तो क्या वोट में वो तब्दील हो पाएगा, यह सवाल अभी भी लाजमी है, यात्रा करने वालों के लिए भी और जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए सत्ता वापसी का रास्ता कितना आसान होगा, सवाल उनके सामने भी है। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका, रंजन साहब आपका, डॉक्टर श्याम आपका और धीरज जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से यात्रा की सफलता पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन वो अपना दावा तो कर रहा है, लेकिन एनडीए को वो कितनी चुनौती दे पाएंगे ये सवाल उनके सामने भी है। और एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा वो बना पाए हैं, इस सवाल का जवाब लेकर राहुल जब लौटेंगे तो वहां स्थानीय मुद्दे पीछे रहेंगे, उसका जवाब एनडीए भी तलाश रहा कि क्या हमारे पास है या नहीं है। नमस्कार।